बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमे की ढेरों मुबारकबाद। और आज के दिन स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है इस वायरस का खात्मा करे, हम सबको इससे महफूज रखे, क्योंकि हालात जो हैं वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब एक्चुअली जो है खौफ आ रहा है। वो लोग जिनको पिछली लहर में और सबसे पहले वाली लहर में कोरोना नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अब वो लोग जो हैं बारी बारी उनकी बारी आ रही है जो कि पहले से बच गए हैं। खैर, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक मैं आपको बताती चलूँ कि 24 घंटों के दौरान 1366 नए मरीज़ ऐड हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि रोज़ाना हम आपको जब भी ये फिगर्स बताते हैं तो इसमें ऐड होते जा रहे हैं मरीज़। एक दिन में 17 अमवात, इंतहाई खौफनाक ये भी फिगर है कि एक ही दिन में, ये स्पेसिफिकली डेटा हम आपसे शेयर करते हैं शहर लाहौर का। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 13% से भी तजावुज़ कर गई है। म्यू अस्पताल में 8, जिना, हमीद लतीफ़ अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में 2 डॉक्टर्स, फारूक अस्पताल, नेशनल अस्पताल में 1 मरीज़ दम तोड़ गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 514 कन्फर्म मरीज़ दाखिल हुए, जिनमें से 194 मरीज़ इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं। 79 मरीज़ों की हालत जो है वो तशवीशनाक है और उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, महफूज अपने आप को रखिए, अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी जो है वो महफूज बनाइए। और अब तो ये भी खबरें सुनने के लिए सामने आ रही हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चे भी जो हैं कोरोना का शिकार होते चले जा रहे हैं। यानी एहतियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। खुदारा प्लीज़ SOPs पर अमल दरामद ज़रूर कीजिए। कुछ ना करें तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से करते हैं, जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम की सूरत हाल, कुछ टेम्परेचर की डिटेल्स मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इंटरेक्टिव की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि वेदर डिटेल्स क्या हैं। इस वक्त शहर का मौसम बाहर कैसा है जी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। वेदर होगा सनी। कंपैरेटिवली अब जो है ना गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। 29 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 3 बजे का वेदर जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 3 बजे टेम्परेचर कितना होगा। इसके बाद 6 बजे कैसे आपके सामने है जी, 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आ जाएं जी 9 बजे, मौसम कैसा रहेगा। वेदर होगा क्लियर और टेम्परेचर होगा जी 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, तो ये थी आज की हमारी तमाम तर मौसम की सूरत हाल जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। शहर की सूरत हाल क्या है उस पर नज़र डाल लेते हैं। आज की टॉप स्टोरी है जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया। अरफा करीम टावर के साथ कोरोना मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल बनेगा। मुतासरा मरीजों के लिए अलग 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल तैयार होगा। उसके बाद खबर है जी, धरने एहतजाज, शहर में ट्रैफिक का बुरा ही हाल, मिनटों का सफर घंटों में। और इसके बाद अब खबर ये है जी, शहरियों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, गैर महफूज टेम्परिंग की शिकायत, जमाबंदियों के लिए ग्रांट जारी। जी, तो नाज़रीन टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल चल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, इससे पहले कि हम आज की लीड स्टोरी की तरफ जाएं, कोविड की सूरत हाल जो है उस पर मुझे आपका एक कमेंट चाहिए। देखिए, कोविड की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। लास्ट वीक मैं बताऊँ तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के वालिद जो है वो सिर्फ 3 दिन में बीमार हुए, हॉस्पिटल गए और उनकी डेथ हो गई। और 2 दिन बाद उसकी वालदा जो है वो भी अभी वेंटिलेटर पर आ गई हैं इस कोरोना की वजह से। तो बहरहाल हमें इस सूरत हाल को जो है वो बड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए और खुदारा लोग जो है वो एहतियात करें, क्योंकि ये लहर जो है ये बाकी 2 लहरों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जिस तरह से सभी लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं
कि आसपास आपके लोग, रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त अहबाब, एक बार फिर से वो जो पहली लहर में खौफ था कोरोना का, और एक्चुअली आप लोग सुन रहे थे कि आपके इर्द गिर्द के अपने ही लोग मुतासिर होना शुरू हो गए हैं, तो दोबारा से ये खौफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रवैया हमने कल भी देखा, और इंतहाई माजरत के साथ कल वज़ीर आज़म साहब ने जो मीटिंग की, उनकी अपनी मीडिया टीम उसमें बैठी थी। आई डोंट नो कि वो कितना ज़रूरी था कि वज़ीर आज़म साहब खुद ये इम्पैक्ट दे रहे हैं कि कोरोना का मतलब क्या है, आपने SOPs पर अमल दरामद करना है, आपने आइसोलेशन में चले जाना है। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही मेरे आंखों के सामने से उस मीटिंग की एक पिक्चर नज़र आई तो मुझे लगा शायद वो पुरानी फुटेज होगी, लेकिन दोबारा गौर करने पर पता चला कि ये अभी की रीसेंट फुटेज है। आइसोलेशन में होना चाहिए, लेकिन सभी मास्क लगा के मीटिंग में बैठे हैं। क्यों इतनी ज़रूरी थी मीटिंग? आपके रियासत के सरबराह अगर ये इम्पैक्ट देंगे, लोग तो आगे कह रहे हैं कोरोना नहीं है। जी बिल्कुल वही बात है कि जब रियासती इदारों के सरबराह जो हैं वो ऐसा जेस्चर देंगे तो फिर सूरत हाल जो है वो इसी तरह होगी। जिस तरह आपने बात की, मैं दरमियान में आपकी बात काटने लगा था, लेकिन आपने पूरी वो बात की, तो मैं यही बात करना चाहूँगा। जो बात आप कर रही हैं ये सिर्फ आप नहीं कर रही, ये लोग भी कर रहे हैं। कल मेरा फिरोजपुर रोड पे एक बाज़ार के आगे मैं रुका और वहाँ पे काफ़ी रश था, तो मैं खड़ा देख रहा था, तो एक साहब से मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा जी इतना ज़्यादा रश है, आप बैंक के बाहर खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं और कोई समाजी फासला नहीं है और बाज़ार में रश भी इतना ज़्यादा है, लोग पता नहीं क्यों इस कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। आप यकीन जाने उस बंदे ने पता क्या कहा, यही आप वाली बात, उसने कहा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो देखें, उनकी मीटिंगों में आप नहीं देखते, आप अवाम को बुरा कह। अच्छा, वो बंदा मुझसे बहस करना शुरू हो गया कि आप अवाम को बुरा कह रहे हैं, हमारे हुक्मरान देखे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई उन्होंने अपना जवाब देना है, आपने अपना जवाब देना है, आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। वायरस तो जिस किसी को लग रहा है कहां तक लेके जा रहा है, अल्लाह ताला रहम करे। अगर मैंने जैसे कि शहर लाहौर की बात की, 13% जो है वायरस की शरह पहुंच चुकी है, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, ऐसे ही है। और आप यकीन माने कि मैंने जब मुझे कल ये खबर पता चली कि ये जो गैदरिंग हो रही थी मरियम की पेशी के हवाले से, मरियम साहिबा की, वो मुलतवी हुई है, वो भी मैंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोचें कि जैसे पूरा प्लान किया जा रहा था, जाती उम्रा से 180 एज तक, उसके बाद नैब ऑफिस तक, कितने लोगों ने जमा होना था और फिर कितने लोगों ने मुतासिर होना था। तो मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगी ये कोई ब्लेसिंग ही है कि इस चीज़ को मुलतवी किया गया है। आप मजमूई सूरत हाल अगर देखें, लोग बाहर निकलेंगे, आप लोगों की भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, हमने भी बाहर जाना है, चीज़ों को कवर करना है, रिस्क पे है ना सब लोग। देखिए सब रिस्क पे हैं, लेकिन एहतियात जो है वो हर बंदा कर सकता है, और इसमें कोई ये नहीं है कि आपने जी बिल्कुल खुद को एक पिंजरे में खोल में पैक कर लेना है। आपने जस्ट क्या करना है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, और थोड़ा सा समाजी फासला रखना है और हाथ मिलाने से गुरेज करना है। ये वो चीज़ें हैं जो हर बंदा नॉर्मली कर सकता है, और इस वबा में अगर आप किसी से हैंडशेक नहीं कर रहे तो अगले बंदे को बुरा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी सेहत का भी ख्याल कर रहे हैं और जो दूसरा आपके सामने बंदा है आप उसकी सेहत का भी ख्याल कर रहे हैं। ऐसे ही है। और मेरे पास जो है सर्विसेज अस्पताल से खबर इस वक्त न्यूज़पेपर में मेरे सामने है जी, इमरजेंसी कोरोना मरीजों से भर गई है, दीगर मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है, मेडिकल यूनिट 2 खाली करवा लिया गया है। आप अंदाजा करें कि पहली लहर में भी हमने यही सूरत हाल देखी थी कि बार बार सर्विसेज और म्यू हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट थे और यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी। दोबारा से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। देखें आप, ये सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल की बात नहीं है, शहर के जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जहाँ पर कोरोना वार्ड जो हैं वो बने हैं, वहाँ पर पेशेंट जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वहाँ पर अब जगह ही ख़त्म हो गई है। हालांकि अभी एक हफ़्ता पहले की बात है, जैसे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि मेरा दोस्त जो है उसके वालिद लास्ट वीक जो है उनकी डेथ हो गई और 3 दिन बाद उसकी वालदा जो है वो भी वेंटिलेटर पर आ गई। तो आप यकीन जाने तमाम सरकारी हॉस्पिटल में वो गए हैं, उन्हें जगह कहीं नहीं मिली, फिर कान्हा के पास जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें जगह जो है वो मिली। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास भी जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो एक्सटेंड तो कर रही है, खैर अपने अपने तहत वो अलहदा बेड जो है वो लगा तो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि लोगों को जो है वो इस सूरत हाल को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। कि आप ये देखें कि फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की नहीं है, आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट अब क्या करे, जितने उसके पास वसाइल हैं उसके तहत तो वो इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम कर रही है। लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि लोगों के रवैये तो हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन इमरान भाई, गवर्नमेंट की जानिब से कोई खातिर खा जो है वो इंतजाम नहीं किए जा रहे। आपने कह दिया कि हम तो अभी रिसर्चेज ही कर रहे हैं या दीगर ममालिक के आगे हाथ फैला रहे हैं। कभी जाके देखें, मुझे तो खौफ आना शुरू हो गया है कि आप वहां जा नहीं सकते। कल आमिर भाई कह रहे थे इतवार बाजारों में, कहते सूरत हाल ये है कि जिसने अपने आप को कोरोना कराना है वो वहां पर चला। बिल्कुल ऐसे क्या करें, लोग मजबूर हैं, क्या करें। देखें, जब एक तो सूरत हाल ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक हैं दोनों एक दूसरे से।
जब लोगों को ये पता चलता है कि कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी सस्ती मिल रही है तो वो उसी जगह का रुख करेंगे। और यही वजह थी कि हुकूमत की जाने से पहले जो है वो संडे बाज़ार पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, उनको बंद कर दिया गया था। उसकी वजह यही थी कि संडे बाज़ारों में शदीद रश जो है वो नज़र आता था। लेकिन ये सिर्फ संडे बाज़ारों का हाल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कल इचरा, मैं बताता हूँ अब, कल इचरा बाज़ार में आप यकीन जाने इस कदर रश था कि मैं हैरान हो गया और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्री का सामान यहाँ बिक रहा है और लोग यहाँ पर लेने आए। और इस तरह के हालात में अगर कोई जा रहा है, किस तरह कोई बच सकता है? दुकानों में लोग दुकानदार जो हैं वो इसकी पाबंदी जो है वो नहीं कर रहे। मास्क पहना जरूर हुआ है, लेकिन किसी ने यहाँ पर रखा हुआ है, किसी ने चिन पे रखा हुआ है, ना किसी के मुंह पर है, ना किसी के नाक पे है। भाई आप किस किस्म की एहतियात जो है वो करने जा रहे हैं? किस किस्म की एहतियात जो है वो आप करने जा रहे हैं? ना आप खुद को महफूज रख रहे हैं, ना आप खुद से महफूज रख रहे हैं, ना ही आप अपनी फैमिली को महफूज रख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि एक एक साल के बच्चों में कोरोना जो है वो अब आना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत ज्यादा एहतियात। 1 साल का बच्चा तो बाहर नहीं ना जाता, यकीनन उसके माँ बाप जो है वो बाहर गए होंगे, इमरान भाई बहुत एल्डरली एज के जो लोग हैं जो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे, वो भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोग जो कि अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने जरूरी कामों को बाहर जाते हैं, अगर हम कैरियर हो भी सकते हैं, ऐसा हमें इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम दूसरों को मुतासर कर रहे हैं। तो ये वो गफलत है जो हमारी तरफ से की जा रही है और हम दूसरों को मुतासर कर रहे हैं। मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है। मैसेज ये होगा कि प्लीज एहतियात कीजिए, एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। ब्रेक के बाद हम खबर पे आएंगे जी बल्दियाती इदारों के हवाले से। कल एक बड़ी खबर सामने आई, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला दिया गया, बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए। मजीद इस खबर की डिटेल्स में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, इसको हम आगे चल के डिटेल में ज़रूर जानेंगे और राउद इरशाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि अब आगे जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये जो बल्दियाती नुमाइंदे थे इनका मुस्तकबिल फ़िलहाल क्या नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको एज सच यहाँ पे बता दूँ, जब पहले भी बल्दियाती नुमाइंदे जितने भी थे फंड्स का रोना रोते नजर आए कि हमारे पास कुछ नहीं है, किस तरह से हम आवाम की दादरसी करें, ढेरों मसाइल हैं लेकिन 1 रुपया नहीं है जिससे उन मसाइल को हल किया जाए। फिलहाल कल की खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए। पंजाब की लोकल हुकूमतों को क्यों खत्म किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार। इमरान भाई क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, बल्दियाती इदारों के हवाले से बात करें तो इनकी अहमियत जो है वो जुटलाई नहीं जा सकती। बल्दियाती इदारे गली मोहल्ले के और इलाके के तमाम मसाइल जो हैं ऑब्वियसली बड़ा अहम किरदार रहा है इन बल्दियाती इदारों का। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस गवर्नमेंट के हवाले से, तो ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं भी इलेक्शन कराते हुए नजर नहीं आ रही थी। जब बल्दियाती ही करवाना नहीं चाह रही थी, ये कहते डर था ना, डर था, हर गैप के बाद हमने बासगश जरूर सुनी कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लेकिन वो नियतन ही नहीं कराना चाह रहे। देखे ना, इस गवर्नमेंट को डर जो है वो यही था कि जो साबका हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून, उसकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है ग्रास रूट लेवल तक। इसीलिए इन्हें डर था कि अगर हम बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं तो हमें बहुत बुरी शिकस्त होगी। माजी में जो लास्ट टाइम जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें भी बहुत बुरी शिकस्त का सामना जो है वो पीटीआई को करना पड़ा था। और यही वजह थी कि इन्हें अब भी हुकूमत में आने के बाद भी डर था कि अगर हम इंतखाबात कराते हैं, बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं, तो हमें बहुत बुरी शिकस्त होगी कि हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद जो अपोजिशन में हुकूमत बैठी है वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जीत जाती है। यही वजह थी कि ये टाल मटोल से काम ले रहे थे। हालांकि जब बल्दियाती इदारे जो है वो तहलील हुए, ख़त्म हुए, तो उसके बाद इन्होंने क्या करना था, नया एक्ट बनाना था। उसके बाद इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर एक टाइम पीरियड होता है कि पहले 6 माह में इन्होंने इंतखाबात जो है वो कराने होते हैं। अगर आप 6 माह में नहीं करवा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल जो है वो आपको दिया जाता है कि आप 1 साल में इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद करा सकते हैं। लेकिन ये 1 साल से कई साल गुजर गए, ये इंतखाबात जो हैं वो अभी भी टाल मटोल से काम जो है वो ले रहे हैं। और अभी भी इन्होंने जो अदालत में बयान दिया गया है वकील की जानिब से, उसने यही कहा कि जी मीटिंग होनी है, मीटिंग में ये फ़ैसला होगा, कभी मार्च में हो रही है, कभी अप्रैल के पहले हफ्ते हो रही है। तो अब जो है वो चले सुप्रीम कोर्ट को ही सही कि अवाम का ख्याल आया और उन्होंने बल्दियाती इदारे जो हैं वो बहाल कर दिए। लेकिन बात अब ये है कि ये बल्दियाती इदारे अब बेचारे करेंगे क्या? क्या गवर्नमेंट जो है वो फंड्स देगी?
इख्तियारात देगी। अगर अकेले हम डीसी की बात करें, अकेला ये एक तो डीसी शहर को मुमकिन नहीं ही चला नहीं सकता। है, ये तो मुमकिन ही नहीं इमरान भाई। हमने नून लीग के दौर में भी देखा कि बल्दियाती नुमाइंदे यही रोना रोते नजर आते थे कि उनके पास एक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, और अब जबकि हुकूमत इनको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, आप इनके पास ज्यादा तादाद ही जितने भी नुमाइंदे हैं बल्दियाती नुमाइंदे नून लीग के हैं, कैसे सोचा भी जा सकता है कि इनको फंड्स मिलेंगे, ये कोई काम करा सकेंगे। अब इन बल्दियाती नुमाइंदों को चलें, ये अपनी सीटों पर बहाल तो हो गए हैं, लेकिन इनका फायदा आवाम को कोई नहीं पहुंचने वाला, ये तो लिखी पड़ी बात है। देखें, फंड्स कोई भी हुकूमत हो उसके पास फंड्स जो हैं वो होते हैं, बात होती है प्रायोरिटीज़ की। फंड्स जो है वो निकाल लिए जाते हैं, मुंतकिल कर दिए जाते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें ज़ाहरी नमूदो नुमाइश जो है वो नज़र आ रही होती है, और फिर अवाम की जो फलाह बहबूद है वो पीछे रह जाती है, और वो जो हुकूमत होती है उसकी तस्वीर जो है वो सामने आ जाती है। और ऐसे कई मंसूबे हमेशा हमने देखा है कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो इसी तरह करती रही हैं, और इस हुकूमत ने भी जो तब्दीली के नाम पर आई थी, इसने भी कुछ ऐसी ही डगर पर चली और कुछ नया जो है वो इन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि अभी तक नए की उम्मीद जो है वो ही चल रही है। लेकिन अगर बात करें बल्दियाती इदारों को फंड्स फराहम करने के हवाले से, तो ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, ये फंड्स मुंतकिल कर देते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जहां पर जो इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जहां से तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत का नाम बढ़ेगा। इमरान भाई, दावे तो इतने बड़े बड़े किए जाते थे कि दहलीज पर अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, फिलहाल तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। गली मोहल्लों के मसाइल इस कदर हम दिखाते हैं, लोग खुद अपने इलाकों के वीडियोस बना के भेजते हैं, गलियां टूट फूट का शिकार हैं, कूड़ा हर जगह पर है, गंदगी फैल रही है, ताफून फैल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, मैंने पहले भी ये कहा कि अकेला डीसी जो है वो तमाम शहर के मसाइल जो है वो हल नहीं कर सकता, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। उसे अपने सबॉर्डिनेट की ज़रूरत होती है, और उसके सबॉर्डिनेट जो है वो बेहतरीन ज़रिया जो है वो बल्दियाती इदारे थे। बल्दियाती इदारों के हवाले से बात करें, जब भी इंतखाबात होते हैं तो कोई भी इलाका मकीन वोट सिर्फ इसीलिए देते हैं कि उनके गली मोहल्ले के मसाइल हल हो जाएंगे, उनके स्ट्रीट लाइट के मसाइल अच्छे हो जाएंगे, गलियाँ बन जाएंगी, वाटर की रसाई बहुत आसानी से होती है, तो वो अपने मसाइल से आगाह कर बहुत ज़्यादा, वाटर सप्लाई लाइनें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, सेवरेज सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाएगा। लोग इसीलिए आगे बढ़ के निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं। और इस गवर्नमेंट को जो है वो डर सिर्फ इसी बात का था कि मुस्लिम लीग नून जो है, अगर इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करा दिए तो अभी तहरीक इंसाफ इस पावर में नहीं है। ठीक है, आपने हुकूमत तो बना ली, ठीक है, आप असम्बली में तो आकर बैठ गए, लेकिन जो असल बात है, जो हकीकत है ऑन ग्राउंड, वो कुछ और है कि आपको लेवल पे मुस्लिम लीग नून की पेनिट्रेशन जो है बल्दियाती दौर में वो ही नज़र आएगी। सही, ऐसा ही है। और अब जो हालात हैं वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बल्दियाती इदारे जो हैं इनकी तो बहाली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये नुमाइंदे अब कितने खुद मुख्तार होंगे, आवाम को इनका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं, या सिर्फ नाम के बल्दियाती नुमाइंदे रहेंगे। अगर तो ऐसा है तो ऐसा जिसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। खैर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने आज नैब में पेश होना था, उनकी पेशी को मुलतवी कर दिया गया। इस पर हमने बात करनी है, ब्रेक के बाद आके करेंगे कि ये इकदाम जो है नैब की जानिब से उठाया गया और वजह बताई गई है कोरोना की मौजूदा सूरत हाल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ख़बर ये है जी, मरियम नवाज शरीफ की जानिब से तैयारियां खासी की जा रही थी। आज नैब में पेश होने के लिए वो मुतहर्रिक भी थी, और नैब में पेशी जो है वो मुलतवी की गई है। रेंजर्स पुलिस वापस, और कोरोना है, नई तारीख मुनासिब वक्त पर देंगे, तर्जुमान का ये कहना है। इमरान भाई, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बिल्कुल कोरोना की सूरत हाल जिस तरह हम बयान कर रहे हैं कि शहर में कैसे फ्रिक्वेंटली केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और मरीज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, अमवात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें कोरोना फैल रहा है, हॉस्पिटल्स में जगह जो है वो नहीं है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की जब नैब में पेशी थी, PDM ने भी एक ऐलान किया था कि मरियम नवाज़ की पेशी पर पूरी PDM जो है वो जाएगी। अब ये देखें कि क्या जब PDM रहनुमा जाएंगे तो क्या वर्कर्स नहीं आएंगे? वर्कर्स नहीं आएंगे। अगर PDM तमाम PDM भी ना आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रॉपर के किस तरह से रैलियों की सूरत में आना है। कल हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमाओं से बात करने की कोशिश की, अब हम उन्हें अपने शो में मदऊ करना चाह रहे थे, सबने अपने अपने प्लान्स बताए कि उन्होंने प्रॉपर अपने लोगों के साथ, कारकुनों के साथ नैब ऑफिस की तरफ जाना है। देखिए ना, अगर मुस्लिम लीग नून ऐलान ना भी करे तो इनका कोई भी रहनुमा जो है जब वो किसी पेशी पर जाता है तो वहाँ पर एक जमे गफीर होता है, कारकुन मोहब्बत रखते हैं और इसीलिए इज़हार यकजहती शो करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो अगर
नैब के ऑफिस के बाहर ये मामला होता तो आप यकीन जाने, एक तो कोरोना का ख़तरा था, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो भी ख़राब हो सकती थी, क्योंकि एक बार पहले भी नैब के बाहर जो है वो एक ऐसा ही सीन जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसके तहत कई मसाइल जो है वो सामने आए थे। लेकिन अब अगर सिर्फ कोरोना के हवाले से बात करें तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था। बिल्कुल, मुफादे आमा ये कहा गया है तर्जुमान के मुताबिक कि मुफादे आमा में और एनसीओसी की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। चले जी, बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है, बहुत सारे लोग जो हैं इससे महफूज रहेंगे, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते रैली की सूरत में नैब ऑफिस की तरफ जाते मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि कोविड जो है वो फैलता। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है जी, शहर में ट्रैफिक का है जी बुरा हाल। हर जगह शहर में धरने दिए जा रहे हैं और ट्रैफिक की बद की वजह से शहरियों की जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर, जो कि शहर की अहम शाहरें हैं, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है और तकरीबन एक हफ्ते से हम यही चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीक आवर्स के अलावा भी शहर में जब कभी भी आप कहीं पर भी चले जाएं, ट्रैफिक का बुरा ही हाल है। देखिए, बिल्कुल बात जो है वो सिर्फ ये नहीं है अना कि हम ब्लॉक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं है। लाहौर शहर की सूरत हाल जो है वो वैसे भी ऐसी ही रहती है। जैसे अभी आप मनाजिर जो हैं वो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे थे, तो यहाँ पर लाहौर की जो सूरत हाल है वो सिर्फ धरनों की वजह से, एहतजाज की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लानर ही ऐसे बैठे हुए हैं। एक धरने और एहतजाज, दूसरा जो टाइमिंग महदूद कर दी जाती है ना मार्केट्स की, वहाँ से लोग घरों से धड़ाधड़ भागते हैं कि जी बाजार बंद हो जानी है, हम जल्दी से जाके शॉपिंग करें। वहाँ से जब मार्केटें बंद होती हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती कुछ मार्केटें बंद कराई जाती हैं, वहाँ से भी लोग निकलते हैं, तो एक रश की सी कैफियत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। देखिए, रश की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्लानिंग की। प्लानिंग का फुकदान है, पॉलिसियों का फुकदान है। आप ये देखें इन्होंने क्या किया, लाहौर शहर में जितनी सर्विस लेन्स थी वो तमाम बंद कर दी, ख़त्म कर दी गई, जहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होती थी। अच्छा, होना क्या चाहिए था कि आपको लाहौर शहर में पार्किंग प्लाजे बनाने की अशद ज़रूरत थी, लेकिन आपको पार्किंग प्लाजे जो हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ऐसे ही है। और लोग जो हैं वो मजबूर है वो गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें। अच्छा, मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि ये जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं, पार्किंग प्लाजों की अशद ज़रूरत है, तजावुज़ात शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। आप शहर की जितनी बड़ी बाजार हैं, मेन मार्केट्स हैं, अभी आप लिंक रोड चले जाएं, अभी आप टाउनशिप मार्केट चले जाएं, आपको सर्विस लेन पर, आपको दुकानों से बाहर तजावुज़ात इस कदर ज़्यादा नज़र आती हैं कि बाइक का गुजरना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। शाह आलम मार्केट का कोई जिक्र ही नहीं कर सकता ना, वहाँ जाने का तो आजकल आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो आपके ये इक़दामात कि आपने शहर की ट्रैफिक कंट्रोल करनी है, उसके जो 7 मुहर्रिकात जुड़े हैं, जब तक आप उनकी जड़ों तक ही नहीं पहुंचेंगे, आप ट्रैफिक को स्मूथली कैसे लेकर चल सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखें, इन्होंने क्या किया, हम छोटी सी मिसाल लेते हैं। जिससे ठीक है, आपने बात की कि जी मार्केटें बंद होती हैं, उसके बाद लोग अपने घरों को जाते हैं तो गाड़ियों का रश जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है ट्रैफिक का। और हमारी रोड, आप रोड देखें, रोड ये दिन ब दिन खुली करते जा रहे हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कई चीज़ें जो हैं, कई इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ तो लोग जो हैं वो गाड़ियों पे गाड़ी, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। बैंक लीजिंग पे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे। जो मांदा पड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अव्वल तो लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म ही हो गई है तकरीबन ना, आपको गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आती, रूट्स जो हैं वो नज़र नहीं आते। एक आपने ऑरेंज ट्रेन जो है वो अब चला दिया, दूसरा मेट्रो आपने वो चला दिया, वो चला के आप बस ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, आवाम को हमने सफरी सहूलियात जो हैं वो फराम कर दी हैं। दूसरी जानिब आप जो लोगों को आदत ही नहीं डाल रहे कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। और दीगर जो ममालिक हैं, जो दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी जाती है, लेकिन वहाँ पर इसलिए अहमियत दी जाती है कि वहाँ सहूलियात दी जाती हैं। हमारे यहाँ पर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है ना। आए रोज़ हम ये खबरें दे रहे होते हैं कि जी कौन कौन से रूट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि लाहौर के 20 रूट थे और उन 20 रूट में से सिर्फ एक रूट पर गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाकी 18-19 रूट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए, हम गौसल आजम रोड के हवाले से बात करें, वहाँ उसको सिग्नल फ्री बनाया गया है। एक तजुर्बा जो है वहाँ किया गया था कि वहाँ पर सिग्नल जो है वो अगर ख़त्म कर दिए जाएँ तो इस रोड पर ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल हैं और वहाँ पर अब तो कारोबारी मराकज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, बढ़ चुके हैं, होटल्स हैं।
तमाम तरह, उसके बावजूद वहाँ पर ट्रैफिक का रश जो है वो हमें वैसे का वैसा नज़र आ रहा है। जैसे वहाँ पर सिग्नल जब उस रोड पर सिग्नल हुआ करते थे तब भी वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती थी, अब सिग्नल फ्री है उसके बावजूद ट्रैफिक जैम है, अब ज्यादा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि तजावज़ात आपको उसको अभी भी ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप लिटरली एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जेल रोड जैसी अहम रोड आप देख लें PIC के साथ, बिल्कुल वहाँ पर एक रेडी बाजार है, वहाँ पर 50 से ज़ायद रेडियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह आप गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर देख लें, एक यही मंजर आपको नजर आएगा। और ये रश की बड़ी वजह है, ये रश की बड़ी वजह है। तजावज़ात आप ख़त्म नहीं कर पाए। दूसरा, आप लोगों को पार्किंग की सहूलियत नहीं दे पाए। सर्विस लेन्स आपने ख़त्म कर दी, उसके बाद आपने पार्किंग प्लाजे बनाए ही नहीं। हमने कई बार देखा जो भी हुकूमत आई उसने यही प्लान दिया कि जी लाहौर में 5 पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं, कमेटियां बनी। एट दी एंड हुआ क्या? एक पार्किंग प्लाजा भी नहीं बना। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अब खबर यह है जी, शहरियों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गैर महफूज है, टेम्परिंग की शिकायत है, जमाबंदियों के लिए ग्रांट जारी। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखिए, शहरियों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गैर महफूज है। कैसे गैर महफूज है? मतलब ये रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारियों के पास होता है, पटवारियों के पास होता है, जो वहाँ पर बाकी लोग सरकारी बैठे हुए हैं उनके पास होता है। आप लैंड रिकॉर्ड सेंटर आपने बना दिया है, कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया, उसके बावजूद आपकी रिपोर्ट में इंकशाफ होता है कि शहरियों की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है वो गैर महफूज है, जमाबंदियाँ जो हैं वो नहीं की जा सकती। तो ये किसकी नाअहली है? शहरियों की तो नहीं है, लोगों की तो नहीं है, वो तो बेचारे अपने पैसे देते हैं, वो तो तमाम तर फीसें देते हैं। जब रजिस्ट्री होती है उसके बाद आप जितने भी मामलात हैं ये तमाम तर सरकार की जिम्मेदारी है, पटवार खानों की जिम्मेदारी है, लैंड रिकॉर्ड राजिश सेंटर जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है कि अब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि जी उनका रिकॉर्ड जो है वो गैर महफूज है। करते कौन है? ऑब्वियसली पटवारी करते हैं, सरकारी मुलाजमिन करते हैं, सरकारी अफसरान करते हैं, किसी को फ़ायदा देने के लिए, किसी से फ़ायदा लेने के लिए, और फिर भुगतना जो है वो शहरियों को पड़ता है और अदालतों के चक्कर जो है वो लगाने पड़ते हैं। बात यह है कि लाहौर की ज़मीन, लाहौर में जो जगह है वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। और यही वजह है कि जब किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो फिर उसमें मसाइल भी बढ़ते हैं। फिर ऐसी जो टेम्परिंग की शिकायत हैं वो सामने आती है। और ये जो पूरी खबर है कि टेम्परिंग की शिकायत है, टेम्परिंग की शिकायत, टेम्परिंग करता कौन है? करने का जो तरीका है इसको क्या टाइम टू टाइम अपडेट करने की जरूरत है? आपका जमाना इतनी जिद्दत की तरफ जा रहा है। अब 10 साल हो गए हैं, ये पेंड पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है, पेंडिंग में। आपने वो कह रहा हूँ ना कि लैंड रिकॉर्ड राजी सेंटर जो है वो आपने बना दिए हैं। आपके मिनिस्टर साहब जो हैं वो डेली बेसिस पे उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो आ रही होती है कि हमने शहरियों की जो लैंड है उसको महफूज बनाने के लिए ये सेंटर बना दिए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर जो आपकी 10 साल रिपोर्ट आती है उसमें फिर ये इंकशाफ होता है कि शहरियों की जो प्रॉपर्टी है वो गैर महफूज है, टेम्परिंग हो रही है। बात यही है कि टेम्परिंग कौन कर रहा है? जब आपको पता है कि किसी एक सेंटर में टेम्परिंग हो रही है तो भाई अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अंदर के लोग ही तमाम तर इन चीजों में मुलव्वस हैं, अंदर की काली भेड़े हैं जिनको पकड़ने की जरूरत है। आप जो सिस्टम को अपग्रेड करें ना करें, मेरे ख्याल से इन लोगों की निशानदेही अगर हो जाए, इनको पकड़ा जाए तो फिर बहुत सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। अब देखें ना, आपने 15 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर कर लिए हैं इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए। ये सिस्टम जो है वो फंड से बेहतर नहीं होगा, ये सिस्टम जो है ये उन काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन से बेहतर होगा जो अंदर बैठी हैं, जो टेम्परिंग कर रही हैं, जो इसमें इन्वॉल्व। एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। जब तक इन काली भेड़ों को नहीं पॉइंट आउट किया जाएगा ये सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर के लोग ही जब नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो तैयार रहें तो फिर मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? शहरियों के साथ इसी तरह से मसाइल रहेंगे क्योंकि इन मसाइल को हल करने वाले ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स। और सेगमेंट्स में सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने खरीदना है मोबाइल, तो कौन सा मोबाइल मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है मैं आपको बता दूंगी, ताकि आप मार्केट में जाएं तो आप अपना बजट जो है उसके अकॉर्डिंग मोबाइल की सिलेक्शन कर सकें। सबसे पहला मोबाइल हमारे पास है, कौन सा मैं आपको बताऊंगी, ओप्पो A5 मोबाइल है। प्राइस इसकी 29,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स की डिटेल्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। इसकी रैम है 4GB और इसकी मेमोरी है जी 64GB। नेक्स्ट मोबाइल वीवो V9 मोबाइल है और इसकी प्राइस 29,999 रुपये है और इसके फीचर्स रैम 4GB, मेमोरी है जी 64GB। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं कौन सा है जी, वीवो Y30 मोबाइल और इसकी कीमत क्या है? अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो
400 रुपये यानी तकरीबन 25,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। 4 GB रैम है, मेमोरी है 64 GB। नेक्स्ट मोबाइल आ जाए जी, Vivo Y15 मोबाइल, कीमत है 25,999 रुपये। रैम 4 GB है, मेमोरी है 64 GB। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी, Vivo Y12 मोबाइल है और इसकी प्राइस क्या है जी, 24,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। रैम है 3 GB, मेमोरी है इसकी 64 GB। तो ये थे हमारे पास मोबाइल रेट्स जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और मोबाइल रेट्स के बाद कुछ बात कर लेते हैं। मार्केट में फारहान यामीन मौजूद हैं, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, फारहान से जानते हैं। ओवर टू यू। हाँ जी, बिल्कुल सरकारी जो रेट लिस्ट आज मार्केट कमेटी की जारी की गई है उसके मुताबिक आलू की कीमत में 1 रुपये इजाफा है 37 रुपये, प्याज 26 रुपये, टमाटर 50 रुपये, लहसुन की कीमत में 5 रुपये इजाफा है 85 रुपये, लहसुन चाइना 150 रुपये, अदरक थाईलैंड 270 रुपये, अदरक चाइना 275 रुपये, खीरे की कीमत में 1 रुपये कमी है 27 रुपये, करेले की कीमत में 3 रुपये इजाफा है 93 रुपये, पालक 17 रुपये, मेथी की कीमत में इस्तेकाम है 37 रुपये, बैंगन 30 रुपये, बंद गोभी 24 रुपये, फूल गोभी 27 रुपये, शिमला मिर्च 64 रुपये, सब्ज़ मिर्च की कीमत में 6 रुपये कमी है 67 रुपये, घिया कद्दू 5 रुपये इजाफा है 52 रुपये, लीमू देसी की कीमत में 5 रुपये कमी 175 रुपये, भिंडी की कीमत में इस्तेकाम में 187 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। शिमला मिर्च शलजम की कीमत में 2 रुपये इजाफा है 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। अरवी 104 रुपये फ़ी किलो, मटर 99 रुपये, टिंडिया 32 रुपये, मूंगरे 99 रुपये, मूली 17 रुपये, गाजर 27 रुपये, हलवा कद्दू 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फारहान मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स क्या हैं, जैनत शॉप के रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपये किलो में, बीफ मिन्स आपको मिलेगा 565 रुपीज़ पर केजी में। नेक्स्ट है हमारे पास मटन पर केजी आपको मिलेगा 1150 रुपये में। मटन मिन्स अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है जी 1390 रुपये किलो। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है जी 246 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 357 रुपये किलो में। और मीट रेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ जी एग रेट्स हमारे पास क्या हैं। और आगाज़ करते हैं हम रिटेल प्राइस से। आपको सबसे पहले बताते हैं कि रिटेल प्राइस अंडों की क्या है। तो रिटेल प्राइस के मुताबिक अगर आप अंडों की खरीदारी करना चाह रहे हैं 166 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप होलसेल पे जाएंगे तो आप बचा सकते हैं पूरे 2 रुपये और 164 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट रेट हमारे पास होते हैं जी गोरमे के। अगर आप गोरमे पे जाएंगे तो 165 165 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो बजट तो आपका हमने डिसाइड कर दिया, आपको बता दिया जी सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, मीट रेट्स क्या हैं, अंडों के रेट क्या हैं, और यही सब चीज़ों की तैयारी जो है। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर के मसाइल की तरफ जो है नज़र डालते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होने पे नहीं आ रहे। आप समझ गए होंगे जिस मसले की तरफ मैं निशानदेही कर रही हूँ वो है शहर में गंदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मुख्तलिफ शाहराओं पर, मेन शाहराओं की अगर हम बात करें, अभी भी कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता LWMC दावा तो ये कर रही है कि शहर में कूड़ा को उठाने के लिए मौसर इकदामात किए जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल से सामने आ रही है, कंटेनर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, तो लोग कूड़ा जहां दिल करता है वहां फेंक जाते हैं। तो LWMC जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, शहर में बहुत सारी अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पर कूड़े के ढेर हैं। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, जी कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर के पोश इलाका फैसल टाउन B ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो कचरे के ड्रम हैं वो भरे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से माहौल ताफुनज़दा और जो यहाँ के मकानी है वो शदीद जो दुश्वारी का शिकार हैं। इस हवाले से जो मकामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ये कचरा कब से यहाँ पर जमा है और आपके सामने कोई उठाया दिखा देते हैं? ये जब से 1-2 माह हो गए हैं, बल्कि साल 2 ही हो गए हैं जब से गवर्नमेंट आई है, इसी तरह कचरा पड़ा रहता है। जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी उस वक्त इतनी ज़बरदस्त सूरत हाल थी, डेली का कचरा डेली उठाते थे। जब से ये गवर्नमेंट आई है इतने को फजूल ये इनका सारा सूरत हाल है, कोई कचरा उठाने का इंतज़ाम नहीं है। रोज़ ये कचरा 6 दिन का कचरा 1 दिन में उठाते हैं, ठीक है, आधा वैसे पड़ा रहता है। अब बिल्कुल हमने कैमरा निकाला तो आप देख रहे हैं कि वो कचरा उठाने शुरू हो गया और हमारे घरों के आगे फेंक देते हैं। और जहाँ पे पार्क्स हैं, हम खेलते हैं, बच्चे जाते हैं, पार्क के बाहर बाउंड्री वहाँ पे फेंक देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी हमारे साथ मजीद भी मौजूद हैं। भाईजान, आप क्या कहेंगे इस कचरे के हवाले से, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आपको क्या कहना चाहेंगे? सफाई चाहिए हमें भाई, और क्या चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो लेकिन सफाई हो। इससे पहले इतनी गंदगी नहीं थी जब जितनी अब है, ठीक है। अच्छा, आपको अमला नज़र आता है पहले सफाई करते हुए यहाँ पे? कभी कभी आता है, कभी आता ही नहीं नज़र। अच्छा, ये कितने दिनों से जो है पूरा ड्रम भरा हुआ है?
6 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं हम, सड़क पूरी बंद हो जाती है, अच्छा, लेकिन गुजरने वाले भी परेशान हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि पूरी जो सड़क है वो ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पर कचरा इतना जमा हो जाता है, साथ ही पार्क है। और अब चूँकि जो है कैमरा से इस फुटेज बनाई जा रही थी तो साथ ही जो मुतलका इंतज़ामिया उसका अमला मौका पर पहुँच गया और सफाई शुरू कर दी है। लेकिन ये सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है, बल्कि ये महीनों से कचरा यहाँ पर जमा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो यहाँ के शदीद मुश्किलात का दुचार है। और उनकी जानिब से मुतलका इंतज़ामिया से यही अपील की गई है कि फैसल टाउन चूँकि पोश इलाकों में इसका शुमार किया जाता है, तो यहाँ पर सफाई के इंतजाम को जो है वो बेहतर अंदाज से अंजाम पाया जाए। बहुत शुक्रिया। इलाके की सूरत हाल नाज़रीन आपने देख ली कि किस तरह जाबजा गंदगी के ढेर हैं और इलाका मकीन जो है वो ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ से कूड़े के ढेर उठाने के लिए LWMC की टीमें जो हैं वो इतने दिनों बाद पहुँचती हैं कि यहाँ पर ताफुन से उनका जीना जो है वो मुहाल हो चुका होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं माल का हाल। सो हमारे पास हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स, आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाजरीन हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करने वाले हैं जी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है खजूर, जिसका इस्तेमाल कहा जाता है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चे बड़े हों या फिर बूढ़े हों, इक्वली सबके लिए इसके फ़वाइद जो हैं वो बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। लेकिन जब तक इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर ना की जाए, इसका अच्छा तरीका इस्तेमाल क्या है, बेस्ट टाइमिंग क्या है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को इसका इस्तेमाल हर एज ग्रुप के लिहाज से क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कितनी मुफीद है, आया उन्हें खानी भी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं खजूर की ग़िज़ाई अहमियत, आफादियत पर, और इसके साथ साथ वो कौन से लोग हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आयशा सबसे पहले तो मुझे बताइएगा खजूर की ग़िज़ाई अहमियत क्या है? देखिए खजूर जो है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी है जो कि मुझे बाजू हिलाने के लिए चाहिए, मेरी डेली एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का इंतहाई हेल्दी सोर्स जो है वो हमारे पास खजूरें हैं। जो अनहेल्दी सोर्सेज है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मिठास का सबसे हेल्दी सोर्स जो हमारे पास आता है वो खजूर आती है। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये 3 चीज़ें तो मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन की बहुत अच्छी मिकदार है। ख़वातीन में, बच्चों में आयरन की कमी बढ़ती जा रही है। अगर खजूरों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर आयरन मौजूद है जो कि आयरन की कमी, ब्लड की कमी, खून की कमी से बचाने में मददगार साबित होगा। इसके अंदर जो पोटेशियम है वो हड्डियों के लिए, ब्लड प्रेशर, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो इसके अंदर सेलेनियम है वो आपको मीठे की क्रेविंग से रोकता है। मतलब ना सिर्फ ये कि मीठे का नेमुल बदल है, अगर किसी को मीठे की क्रेविंग हो रही है वो खजूर का इस्तेमाल करे, बल्कि जो इसके अंदर मौजूद सेलेनियम है वो मीठे की क्रेविंग से भी रोकेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो कॉपर मौजूद है वो भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और जो मैग्नीशियम मौजूद है वो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर हमें बैठे बैठे ऑफिस में, आई एम श्योर आपको भी होता होगा, जब कोई टॉपिक पे समझ नहीं आ रही होती या डिस्कशन करते हुए, तो आप अपने पास खजूरों का बॉक्स रखें। एंटी एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, मैग्नीशियम जो है वो बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड है हमारे, तो जो स्ट्रेस है उसको कम करने में एंड हमें एकदम इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सही, तो इतने सारे फ़वाइद हैं खजूर के, तो इसका इस्तेमाल जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मली हम बचपन से देख रहे हैं खजूर का इस्तेमाल हम माह रमज़ान में ही रूटीन में करते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं समझते कि खजूर की कोई ऐसा जितनी आफादियत है कि रूटीन में इसका इस्तेमाल करें। लेकिन डॉक्टर्स ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चों के लिए किस हद तक मुफीद है इसका इस्तेमाल?
ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बच्चों के लिए इसलिए बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को शुरू से आदत डालते हैं चीनी की, मीठे की उनको आदत होती है। शेक्स में हम उनको चीनी डाल डाल के देते हैं, वही शेक के अंदर अगर आप उन्हें खजूर डाल के देते हैं तो उनके ब्रेन के लिए अच्छा है। चीनी किसी बच्चे के लिए, चीनी किसी के लिए भी नहीं अच्छी। आप उसको रिप्लेस कर देते हैं डेट्स के साथ तो उनके अपने हेल्थ बेनिफिट्स आ जाते हैं। बच्चों को शुरू से डेट से मिठास लेने की आदत डालनी चाहिए ताकि ना सिर्फ ये कि उनकी सेहत अच्छी रहे बल्कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो जाएगा। अब आजकल लड़कियां जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं वो अगर शेक ऐसे बना के पीने लग जाए तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना सिर्फ ये कि शेक्स के लिए बहुत अच्छा है बल्कि अक्सर हमें बैठे बैठे क्रेविंग हो रही होती है चॉकलेट्स खाने की और हम इंतहाई देखें जितनी चॉकलेट मीठी है वो इंतहाई अनहेल्दी हो जाती है। तो हम उसकी जगह अगर खजूरों का, हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कि आपने चॉकलेट ही खानी है, आप डार्क चॉकलेट मेल्ट करके खजूर के ऊपर लगा लें सो वो बहुत वो मीठा भी हो जाएगा और वो हेल्दी भी हो जाएगा। हम लोग बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की तरफ नहीं जाते कि हमें पोटेशियम मिले, हम चाहते हैं हमें मीठा भर भर के मीठे के शौकीन अफराद जो हैं उनको तो वैसे ही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और बच्चे तो वैसे मीठे के बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं शिदाई होते हैं। सो उन्हें अगर खजूर की आदत एक दफ़ा डाल दी जाती है वो फिर दूसरे मीठे की तरफ ऐसा देखते नहीं है। लेकिन वही बात कि अगर बच्चों का भी चॉकलेट का दिल है आप कोटिंग करके दे दें, चॉकलेट के ऊपर आप हनी लगा के, सॉरी खजूर के ऊपर आप हनी लगा के दे सकते हैं, खजूर के ऊपर आप कोकोनट की टॉपिंग करके दे सकते हैं, डिफरेंट टॉपिंग्स करके, लेकिन दें खजूरी मीठे की। सही, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मुझे बताएगा नॉर्मल इंसान नौजवान जो हैं पूरे दिन में खजूर का इस्तेमाल कब करें, कैसे करें, खाली पेट खाना ज़्यादा मौसर है, बीच में किसी टाइम में लेना और कितना इस्तेमाल होना चाहिए इसका? देखिए आप 3 से 4 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन लोग उसको उठते साथ ही इस्तेमाल करें जिन्हें आयरन की कमी है, ताकि उन्हें उठते साथ ही जो चीज़ खाते हैं ना बॉडी उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। सो उठते साथ ही आप अगर 2 से 3 खजूरें खा लेते हैं तो आयरन का बहुत अच्छा आपको सोर्स मिल जाता है। इसी तरह अगर खुदा ना खासा किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ का या बवासीर का मसला है, तो वो रात को 2 से 3 खजूरें 1 गिलास पानी में भिगो के रखते हैं, सुबह उठते साथ ही वो खजूरें भी खा ले और उसके ऊपर से वो पानी भी पी ले। सो उठते साथ ही वो लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला है, पाइल्स का मसला है या जिन्हें आयरन की कमी है, आप स्नैक के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करें जो मीठे की क्रेविंग को एड्रेस करना चाहते हैं या जिनका लो एनर्जी लेवल का मसला होता है। कई दफ़ा ये होता है कि एक बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, पूरा दिन कुछ नहीं खाया। कई जॉब्स, कॉल सेंटर की जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आपको खाना अलाउड नहीं होता। बिल्कुल, आप अपनी सीट से नहीं उठ सकते। आप अपनी सीट से नहीं उठ सकते और खजूर एक ऐसी चीज़ आप बैठे बैठे खा सकते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए एहतमाम नहीं करना पड़ता। सो अगर लो एनर्जी हो रही है आपको किसी भी वक्त में, या आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, या आपके सर में दर्द शुरू हो गया, कई दफ़ा ये होता है कि बैठे बैठे, अब रमज़ान में हम क्यों खजूरें खाते हैं, पूरा दिन 16 घंटे आप भूखे बैठे हुए हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाता है, वैसे ही चक्कर आना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप 1 से 2 खजूरें खाते हैं आपका एनर्जी लेवल फ़ौरन ठीक हो जाता है, एनर्जी को वो ठीक करने में और कॉन्स्टिपेशन से बचाने में। जो बंदा एक कुर्सी पे पूरा दिन बैठा हुआ है, ज़ाहिर है उसको उसकी डाइटरी हैबिट्स कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। सो बहरहाल एनर्जी लेवल अपना ठीक करने में, मीठे की क्रेविंग को एड्रेस करने के लिए, या अगर सर दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए आप खजूर जो है वो पूरे दिन में नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान खा लें, लेकिन इसके साथ चाय का या ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। अक्सर ये होता है कि लोग जो है उन्हें आदत होती है कि वो चाय बिस्किट खाएं, उस मौके पे आप चाय बिस्किट को रिप्लेस कर सकते हैं खजूर, और उसके कोई 15-20 मिनट के बाद आप जो है वो चाय पिए। सही, तो ये खजूर का जो है वो बेहतर इस्तेमाल है। गर्म होती है खजूर, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। मेडिकल में गर्म ठंडा एग्जिस्ट नहीं करता, पोर्शन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। अब गर्म ठंडा से मुराद ये, कई चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं, जब वो डाइजेस्ट होती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। खजूर हीट प्रोड्यूस करती है। अगर आप 1 किलो खजूरें खाएंगे तो वाकई साइड इफेक्ट्स आएंगे। अगर आप 3 से 4, जैसे मैंने बताया 3 से 4 खजूरें, और डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो तो एक वक्त में 1 खजूर खाएं। सो आपने ये देखना है कि आपकी स्टेट है कि अब हमारे यहाँ होता क्या है कि हम 1 किलो का पैकेट लाते हैं, सामने रख लेते हैं और खाए जा रहे हैं, साथ टीवी देखे जा रहे हैं। यहाँ पे गलती आती है, फिर हम कहते हैं ये चीज़ गर्म थी। गरम ठंडा कुछ भी नहीं है। मेडिकल में गरम ठंडा एग्जिस्ट नहीं करता। पोर्शन कंट्रोल, यानी कि हर चीज़ की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो साइड इफेक्ट्स हैं। सही, कौन लोग हैं जो कि खजूर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते? हमारे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर वाले तो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 खजूर कर सकते हैं। अब जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डिपेंड करता है उनका शुगर लेवल है कि अगर उनकी शुगर वैसे ही हाई जा रही है तो इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। लेकिन कभी ये होता है शुगर पेशेंट्स की शुगर लो हो जाती है, उस टाइम पे जो
शुगर पेशेंट्स हैं यूजली बोतलें पीते हैं, तो उसकी निस्बत खजूर जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। मेरे ससुर उन्होंने चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं, सो उसकी निस्बत भी खजूरें जो है वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। तो बजाय आपने अपने ससुर को भी बता दिया कि चॉकलेट से बेहतर ये खजूर रख लीजिए, और खजूरें बड़ी हैंडी हैं, आप अपने बैग में रख सकते हैं, ये नहीं कि ये पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, आप बिल्कुल ऑफिस में रखी जा सकती हैं, बैग में रखी जा सकती हैं। सो खजूरों का इस्तेमाल शुगर पेशेंट्स तब कर सकते हैं उनकी शुगर लो हुई है, ऑलरेडी हाई नहीं करना। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स 1 से 2 खजूरें खा सकते हैं, अगेन डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर का लेवल आ क्या रहा है। ठीक है, अब हमने बात करनी है नाज़रीन, मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको खजूरों की डिफरेंट टाइप्स नज़र आती हैं। अब कौन सी खजूर जो है उसकी अफादियत क्या है, आपके लिए कौन सी खजूर ज़्यादा बेस्ट है, इस पर भी मैंने बात करनी है। खजूर का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, कुछ लोग फ्रूट चाट पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग शेक की सूरत में करते हैं, आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में भी बहुत सारे लोग करते हैं। वापस आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमने मार्केट में जब भी जाएं खजूर की ख़रीदारी करने के लिए तो आपको डिफरेंट तरह की नज़र आती है। कुछ कलर में थोड़ी सी ब्राउन होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन होती हैं, कुछ ब्लैकिश टोन में भी होती हैं। और मैं हमेशा से जब भी खजूर की ख़रीदारी करने के लिए जाऊँ तो मैं प्रेफर करती हूँ जो बहुत सॉफ्ट सी मज़े की, मुझे तो वही खजूरें लगती हैं। आयशा, आप क्या कहेंगी? अंदर न्यूट्रिएंट्स एक ही होते हैं, लेकिन जो ब्राउन खजूर होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें मिठास निस्बतन कम होती है। हम लोग वही आप वाला ही मेरा भी हाल है कि हम लोग जब जाते हैं हम कहते हैं सॉफ्ट वाली हो, अजवा खजूर हो, वो ज़्यादा हमें मीठी भी लगती है और वो ज़्यादा खाने में मज़ा भी आता है। बट खजूर कुछ कच्ची होती है, जैसे डोका जो हो गई, वो निस्बतन थोड़ी सी हार्ड होती है खाना, और वो शुगर के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए निस्बतन बेहतर होती है। अच्छा, वो कुछ खजूरें होती हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी होती हैं और वो तो बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं, तो उसका हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? आप उन्हें सैलड्स में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजर्ट्स के ऊपर उनकी टॉपिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमने मीठे में शुगर इस्तेमाल करनी है। आप वही खजूर गुठली निकाल के उस खजूर को आप शेक के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, आप उसको अपने जो कस्टर्ड्स वगैरह हैं जो आपने बच्चों को देने हैं उनके अंदर डाल सकते हैं। सही, तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा, आपने इस्तेमाल भी बता दिया किस किस तरह से खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं खाते हैं, अगर कोई लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। सैलेड की फॉर्म में आपने बताया कि मुख्तलिफ डेजर्ट जो हैं उस पर आप टॉपिंग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा सकता है, एक दफ़ा हमें फिर बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला तो इसका इस्तेमाल ये आता है, आप इसको स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें या इसको प्री ब्रेकफास्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल करें। अगर आप उस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फुल फॉर्म में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल करना है सिर्फ 2 या 3 खजूर, 3 से 4 खजूर, ठीक है। और अगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप इसको मुख्तलिफ डिज़र्ट्स के अंदर डाल के, जैसे आप ब्लेंड करके, मतलब ब्लेंड करने से मुराद ये मिल्क शेक के अंदर अगर आप डाल रहे हैं तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल तो ब्लेंड हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लोग जो है खजूर के साथ अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं अच्छी खासी चीनी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लोग करते हैं ये आयशा? हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। खजूर ऑलरेडी बड़ी मीठी होती है, इसके साथ आपको किसी भी चीज़ को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई वेट गेन करना चाहता है तो वो ज़्यादा सारी खजूरें डाल के, मतलब वेट गेन का ही मकसद समझ आता है, सो कोई वेट गेन करना चाहता है वो ज़्यादा सारी खजूरें डाल दे, लेकिन उसके साथ चीनी डालने की, चीनी का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। सो वैसे भी इतनी महंगी है तो बंदा ना ही खरीदे। सो बहरहाल इसको डिफरेंट कस्टर्ड्स में थोड़ा छोटा छोटा काट के उस तरह से डाला जा सकता है। आप इसको डिज़र्ट्स की टॉपिंग करने के लिए आप सैलेड्स पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट बॉल्स बहुत अच्छी चीज़ है। करना क्या है कि खजूर की गुठलियाँ बाहर निकाल लें, उन्हें अच्छे से मैश करके उनके बॉल्स बना लेने आपने। अब उन बॉल्स के ऊपर, जैसे आपने कहा बच्चे नहीं खाते, तो आप उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग कर दें, या सेसमे सीड्स की, जिन्हें तिल कहते हैं, उनकी कोटिंग कर दें, या कोकोनट की कोटिंग करके उन्हें फ्रिज में देखने में भी इतना प्यारा लगता है, वो देखने में इतनी खूबसूरत सा मंजर पेश, बिल्कुल वो देखने में ना टॉफी सी लग रही होती हैं, छोटी छोटी, बच्चे उन्हें बड़ा खुशी खुशी खाते हैं। और फ्रिज में हर वक्त वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है ना, मैं और आप, हम जैसे सारे, हम लोग जो फारिग बैठे होते हैं एक चक्कर फ्रिज का जरूर लगाते हैं। आप तो ना ही आयशा, चले मेरी बात करेंगे, मैं तो मान लूंगी, मैंने आपसे ये भी राज पूछना है, आप नहीं ये करती? नहीं, मैं भी कर जाती हूँ कभी कभी। तो जब हम फ्रिज का चक्कर लगाते हैं, सामने डिजर्ट कोई हेल्दी पड़ा होगा, तो हमारी मीठे की क्रेविंग पे एड्रेस हो जाएगी, बोरियत भी खत्म हो जाएगी और हेल्थ बेनिफिट्स बेशुमार मिलेंगे। चलें जी, खजूर के इतने सारे फायदे हैं, अब हम खजूर वाले टॉपिक को वाइंड अप करने वाले हैं। अब मैंने पूछना है कि आयशा इतनी स्मार्ट और इतनी फ्रेश कैसे दिखती हैं? अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं तो होता क्या है, किसी ना किसी चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, आप अपनी स्किन पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत सारी उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने में आते हैं, लेकिन आयशा किस तरह से
इतना सारा वेट भी लॉस कर लेती हैं और इतनी स्किन भी फ्रेश रहती है। आयशा क्या कर लेती हैं आप, मुझे सिर्फ ये बता दें। ना आप आयशा का अंदाज़ा कर सकती हैं, वो इस टाइम बेताब बैठी है आपका राज सुनने के। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, जो हमारी प्रोड्यूसर आयशा है, बिल्कुल। सो अना, ये है कि डाइट को थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते से कंट्रोल किया हुआ है और बाहर का खाना मुकम्मल तौर पे, एक तो कोविड मैं भी कर लेती हूँ, मेरे अंदर क्यों इतना डिफरेंस नहीं आता वेट में? मोटिवेशन का शायद फ़र्क है, क्योंकि मेरी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होती है। मुझे पता होता है मेरे क्लाइंट्स ने आके कोई ना कोई कमेंट जाते जाते पास कर जाना है। और ना वैसे हैरत की बात है, जो डाइट प्लान लेने आते हैं ना, पहले मुझसे मेरा वेट पूछता है। आज हालांकि मैं नहीं कंफर्टेबल अपना वेट भी पूछते हैं कि इससे पहले कितना था, अब कितना है आजकल वैसे आपका वेट, और मैं अवॉइड भी करूंगी ना, फिर ले आएंगे वापस मुझे उस सवाल पे, आजकल आपका वेट कितना है। पता क्या, ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी इस तरह के, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, और हम जहाँ चले जाएं लोग पूछते हैं जी आप इतने सवाल कर रहे हैं, आप करते क्या हैं, पहले ये बता दें। बिल्कुल तो ये जरूरी भी हो जाती है चीजें। बिल्कुल, जैसे हम किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए, मैं जाते साथ ही उनकी स्किन देखूंगी। तो यूजुअली हमारी आवाम का मसला वेट लॉस होता है। जब वो आते साथ ही मेरा वेट देखते हैं, तो उसके लिए फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। आपने कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया, मुझे वो बता दें, क्योंकि हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे कि अच्छा खासा डिफरेंस लग रहा है। तो कौन सा डाइट प्लान आपने? आजकल सिर्फ 2 मील्स चल रहे हैं। नाश्ता जो है वो 2 अंडों का ऑमलेट, कोई ब्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, आधे घंटे बाद चाय के अंदर दूध ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ, हालांकि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट मुझे आजकल मज़ा आ रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद फ्रूट खा लिया, कोई 7-8 बजे के करीब फ्रूट खा लिया। डिनर, क्योंकि मैं काम 2 बजे तक कर रही होती हूँ ऑनलाइन क्लाइंट्स की वजह से, तो डिनर जो है वो मेरा 10 बजे होता है। उसमें पूरा बॉल ऑफ सैलेड, आधी रोटी, और जितना सालन खाना चाहूँ, मतलब 1-1.5 कप तो सालन मैं आराम से खा रही हूँ उसके साथ। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा, इस रूटीन के साथ क्या कोई आप एक्सरसाइज, वॉक वगैरह भी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन डाइट कम है। अगर आप देखें, डाइट में फ्रूट है, दूध नहीं है। डाइट जहाँ 3 मील्स होने चाहिए, 7 स्नैक्स होने चाहिए, 1 स्नैक और 2 मील्स हैं मेरे। डाइट वैसे ऑलरेडी कम है, तो इसके ऊपर किसी एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ मेरी रूटीन इस तरह की सेट हुई हुई है, मतलब मैं ज़ाहिर है घर पे रह के ऑनलाइन काम करती हूँ, तो मेरी रूटीन कुछ इस तरह की सेट हो गई है। एक आम बंदा अगर ये डाइट करता है, तो वो भी इसके साथ एक्सरसाइज ना करे, डाइट ऑलरेडी कम है। ये इतनी ज़बरदस्त डाइट है कि आप सारी चीज़ें, आप सैलेड भी ले रहे हैं, आप रोटी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैनेज है चीज़ें ना, मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करके आप कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। खैर, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे गुफ्तगू करके भी, आपके ये वाले राज जान के ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मुस्कुराती रहें। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और हमने सिलसिला शुरू कर रखा है कि आप क्या कहते हैं, और जब आप कहते हैं तो आप हमें बताते हैं अपने इलाके के मसाइल क्या क्या हैं, आप अपनी तजवीज़ भी हम तक पहुंचाते हैं। शादरा का इलाका है इमामिया कॉलोनी, जहां के रिहायशी इस कदर परेशान कि उनकी गलियों में जा बजा पानी खड़ा है, और इसकी वजह से ताफून तो जहां फैल रहा है, वहीं पे एक बड़ा मसला मच्छरों की वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। तो शादरा के इलाकों के रिहायशियों के जो मसाइल हैं वो आपको पहले दिखाते हैं। का हाल देखें, ये गली में गटरों का पानी है, कूड़ा करकट है। ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ कूड़ा करकट, ये गंदा पानी और गटरों का पानी है। यहाँ से आपको पता है डेंगू वायरस, मलेरिया जैसे मच्छर फैलते हैं, जिनसे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो काइंडली आपसे सबसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि ये पानी जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। आपकी मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये देखें कितना पानी है भाईजान, आप खुद देखें। ये बीमारियों का घर है जो पानी जमा हुआ है। ये पाँव को लगता है, पाँव जख्मी हो जाते हैं। जी, तो ये हैं इलाका मकीनों के मसाइल जो कि दुहाई दे रहे हैं। कहीं इलाके में कूड़े के ढेर हैं, वो भी हमने सिचुएशन आपको दिखाई, और कहीं जा बजा गंदगी इस कदर है कि गुजरना मुहाल हो गया है। यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, यहाँ से नमाजी भी जाते हैं। इलाका मकीन जो यहाँ से गुजरते हैं कहते हैं कि जी उनके घर मेहमानों का आना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनके घर मेहमान आने से कतराते हैं। खुद इलाका मकीनों के लिए ये चीज़ जो है वो शर्मिंदगी का बायस बनती है। अगर आपके इलाके में ऐसा कोई मसला है, आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप भी अपने इलाके की फुटेज हम तक बना के भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कोई तजवीज़, अपने इलाके का मसला आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम अपने शो में आपके इलाके का वो मसला बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं जिक्र करना चाहूँगी लाहौर चिड़ियाघर का, जो कि कभी अपनी मिसाल आप था। बच्चे यहाँ पर ज़रूर जाते थे और इन्जॉयमेंट की वजह से जाते थे, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के बहुत ही
ज़बरदस्त अट्रैक्ट करने वाले बच्चों को जानवर थे। अब यहाँ पर चिड़ियाघर में एक परिंदा किसावरी, जो कि यहाँ पर वाहिद वो परिंदा था जिसको लोग शौक से देखने के लिए भी आते थे, अब वो नहीं रहा। चिड़ियाघर की रौनकें मांद पड़ती चली जा रही हैं। सादिया खान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। लाहौर चिड़ियाघर का कंवारा परिंदा केसावरी 56 साल की उम्र में चल बसा। केसावरी आमतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी के जज़ायर में पाया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर के चिड़ियाघर को इस परिंदे का मेजबान होने का एजाज हासिल था। हमने जो बेस्ट केयर है इसको वो दी है। पिछले दिनों ये फरवरी में अचानक ये बीमार हुआ था और बाद में फिर ट्रीटमेंट के बाद ये सप्लीमेंट्स वगैरह दिए और ये स्टेबल हो गया था, लेकिन फिर अचानक जो है ना इसकी फिर कोई इस तरह के सिम्टम्स आए हैं कि वो मतलब सर्वाइव नहीं कर सका। ये दौड़ने वाला परिंदा 22 अक्टूबर 1971 में तकरीबन 6 साल की उम्र में इंग्लैंड से लाया गया और ये चिड़ियाघर का सबसे पुराना मकीन था। यह परिंदा एक ही वार में अपने पाँव के खंजर नुमा नाखून से सामने वाले का सीना चाक करने की सलाहियत रखता था और शायद इसी के जारहानापन के बायस ही चिड़ियाघर की इंतजामिया इसके लिए आज तक जीवन साथी का इंतजाम नहीं कर सकी। ये तकरीबन हमारे पास 71 से ही मौजूद है और इसमें इसकी जो फीमेल थी उसकी डेथ हो गई थी और डेथ के बाद हमारे पास उससे पहले भी एक मेल मौजूद था। तो ये जो 2 मेल्स थे आपस में इनकी लड़ाई की वजह से एक को हमने फिर बहावलपुर ज़ू में शिफ्ट कर दिया था 87 में। उसके बाद से ये परिंदा हमारे पास ही कसावरी ज़ू में मौजूद रहा है। ओवरऑल हेल्थ इसकी ठीक रही है, लेकिन फरवरी में इसकी थोड़ी सी जो है ज़ाहिर है कुछ उम्र के साथ असरात आ रहे होते हैं, इसमें वीकनेस आनी शुरू हो गई थी। कसावरी की औसतन उम्र 45 साल तक होती है। यहाँ अच्छी देखभाल के बायस इसने अपनी जिंदगी की 56 बहारें देखी। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।